Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture 11 of differential geometry. In this lecture, we formally enter into a new topic, and this is called space curve. The course code is Math 4117. In previous lectures, we have discussed what are plane curves, the fundamental theorem of plane curves. We established that signed curvature is the only invariant of plane curve. We also discussed in the last lecture that curvature is not the invariant of the space curve. We need another type of invariant that is called torsion of the curve. And in this and subsequent lectures, we will determine that torsion and curvature together determine the shape of the curve, and that is the fundamental theorem of space curve. Dear students, इस लेक्चर में हम स्पेस कर्व को डिस्कस करेंगे, फॉर्मली उन्हें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनकी थ्योरी को, और हमारा जो मेन इक्विपमेंट है मूविंग फ्रेम इन स्पेस उसको हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। इससे सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम ये डिटरमिन करेंगे कि खाली कर्वेचर जो है वो काफ़ी नहीं है, हमें एक और तरह की कर्वेचर जिसको टोर्शन कहते हैं वो चाहिए। अगर कर्वेचर और टोर्शन का हमें इल्म हो तो हम शेप ऑफ द कर्व को डिटरमिन कर सकते हैं अप टू आइसोमेट्री ऑफ द स्पेस R3। लास्ट लेक्चर एंड करते हुए हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी जिसमें हमने स्पेस कर्व को एज अ लेवल कर्व देखा था जो कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस आ रहा था। हम इस एक और एग्जांपल यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं और वो प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं कि फाइंड अ वेक्टर फंक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सिलेंडर एंड द प्लेन। हमारे पास ये एक सिलेंडर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक सिलेंडर। और इस पैराबोलिक सिलेंडर का जब हम प्लेन 5x माइनस 6y प्लस जेड माइनस एट इक्वल टू 0 जो ग्रे कलर में है उसके साथ जब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, ये प्लेन है और ये सिलेंडर है, जब इनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो क्लियरली इस इंटरसेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लेवल कर्व, एक सर्कल की तरह का या एलिप्स की तरह का एक कर्व हासिल हो रहा है। हमने इसको सेपरेटली इंडिपेंडेंटली भी प्लॉट किया है, तो ये हमने इसको हासिल किया। हम ये कर्व ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के तरीके से ये कर्व फाइंड कर सकते हैं जब इन दोनों को हम कॉमनली सॉल्व करें, एलिमिनेट z करें, z को एलिमिनेट करें, z को यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। जब इसे पुट करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x, y और z हमारे पास ये इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाएगी इस कर्व की। हमने टेंजेंट वेक्टर को फॉर्मली पहले भी प्लेन कर्व के केस में डिफाइन किया है। अब हम स्पेस कर्व के केस में इस टेंजेंट वेक्टर को एलेबोरेट भी करेंगे और मजीद दोबारा डिफाइन करेंगे। फर्ज कीजिए कि हमारा एक स्पेस कर्व सी है, ये रेड कलर में ये स्पेस कर्व है, ये सी है और हम इसके ऊपर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं गिवन बाय द पैरामीटराइजेशन आर ऑफ टी। इसकी पैरामीटराइजेशन, जिसकी पैरामीटराइजेशन गिवन है हमें, तो हमने फाइंड करना है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा इस पैरामीटराइजेशन का वो क्या होगा। क्योंकि ये वेक्टर है तो डेरिवेटिव भी एक वेक्टर होगा। हमने पॉइंट P कैसे आया, हमने R के अंदर T को सब्सिट्यूट किया तो हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर R ऑफ T आ गया और उसका हेड जो है वो पॉइंट P आ गया जो कर्व के ऊपर है। देन हमने Q फाइंड किया, वो क्या था, टाइम T पैरामीटर में हमने स्लाइड सी चेंज की तो हम कर्व के ऊपर चलते हुए पॉइंट पोजीशन Q पर आ गए, तो इस वक्त हमारा पोजीशन वेक्टर बना R ऑफ T प्लस H आ गया। तो हमारे पास
इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर है ये है पी क्यू, और ये कैसे आएगा, क्यू कोऑर्डिनेट में से पी के पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए, आर ऑफ टी प्लस एच माइनस आर ऑफ टी आ गया। जब हम इसको एच से डिवाइड करेंगे और एच को हम अप्रोच करवाएंगे जीरो पे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये लाइन इस तरह जाएगी और ये पी पर टेंजेंट की शेप इख्तियार कर जाएगी। ये ग्रीन कलर में टेंजेंट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो यह हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि अगर हमारे पास पैरामीटराइजेशन कर्व की मौजूद हो तो उसका ये जो डेरिवेटिव होगा ये होगा उसकी डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइन होगी। हाँ, कर्व स्मूथ कब होगा, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होगा। और हम ये रिस्ट्रिक्शन तो नहीं रख रहे, ये लाजमी नहीं है रिस्ट्रिक्शन, चले ये रेगुलर कर्व के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि टेंजेंट जीरो ना हो। लेकिन अहम बात यह है कि कॉन्टिन्यूसली टर्निंग टेंजेंट हो, एक टेंजेंट और वो कॉन्टिन्यूसली टर्न करता जाए। फॉर एग्जांपल इस कर्व के ऊपर अगर हम टेंजेंट कंसीडर करेंगे तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर होगा और इस पॉइंट पर टेंजेंट इधर होगा, यानी एक पॉइंट पे हमारे दो टेंजेंट्स आएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम हमें आएगी यहाँ अगर ऐसे शार्प कॉर्नर जब आएंगे तब ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ तो ये जीरो है एक्चुअली इस पॉइंट पे, तो जीरो को हम कहते हैं वो नॉन रेगुलर कर्व होगा। और स्मूथ कर्व का मतलब है हर पॉइंट पे एक टेंजेंट है जो कॉन्टिन्यूसली स्मूथली चलता जा रहा है। तमाम इसमें आपको कर्व को प्लॉट करते हुए प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कर्व देखें तो इस कर्व का ऐसा लग रहा है कि इमेज ये है, लेकिन जूम करें तो इमेज ये आता है। तो वो जो शार्प कॉर्नर अपीयर हो रहे हैं वो शार्प कॉर्नर नहीं है, वो ऐसे है, ट्विस्ट है। सो दिस कर्व इज स्मूथ बट दिस इज नॉट स्मूथ। इस स्लाइड में हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि हमने ये हेलिक्स है, गिवन है इसका, और हमने हेलिक्स के ऊपर एक पॉइंट है 0 1 5 पे हमने इस हेलिक्स का, यानी इस पॉइंट पे हमारे पास ये बनता है, ये पॉइंट, इस पे हमने इसका टेंजेंट फाइंड करना है, ये उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म फाइंड करनी है। पहले हमें ये देखना होगा कि हम इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए टी को क्या पुट करना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट है। जबकि हम पहुंच रहे हैं पॉइंट 0 1 5 पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 3 cos t 0 हो गया, साइन टी वाई कोऑर्डिनेट 1 हो गया, और z इज इक्वल टू 2t, वो पाई के इक्वल आ गया। यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास जो z आ रहा है वो पाई बाई 2 आ रहा है, यानी t जो आ रहा है हमारे पास यहाँ से दोनों से देख लें तो वो पाई बाई 2 आ रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एंगल इज obtained at t इक्वल टू पाई बाई 2। सो टेंजेंट जो होगा हमारे पास होगा वो इसका डेरिवेटिव पैरामीटराइजेशन का, और उसमें पाई बाई 2 पुट करना पड़ेगा। हमें ये निकालना था कि इस पॉइंट पर हमारा पैरामीटर t क्या होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से ही देख लें तो डबल ही पोजीशन वेक्टर मूव कर रहा है पैरामीटर के हिसाब से। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव आ गया और इसमें पाई बाई 2 पुट किया तो हमारे पास आया -2 0 -3 0 2। और टेंजेंट की पैरामीट्रिक फॉर्म बनानी थी अगर हमने, तो उसके लिए हम इस पॉइंट को छोड़ देंगे। सो एक्स क्या आ गया हमारे पास, पैरामीट्रिक फॉर्म बनाए एफएससी के मुताबिक, आप फॉर्मूले यूज करके पैरामीट्रिक फॉर्म इसकी बना सकते हैं।
हेलो। सो इस फ्रेम में हम इस स्लाइड में हम फॉर्मली इंट्रोड्यूस करेंगे स्पेस कर्व के ऊपर एक मूविंग फ्रेम को। आपके सामने पिक्चर में हमने एक कर्व लिया है और इस कर्व पे मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। एक पॉइंट P के ऊपर आपके सामने ये टेंजेंट है कर्व का P पर, ये उसका नॉर्मल है जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, और इन दोनों से जो प्लेन बन रही है उसके परपेंडिकुलर एक और वेक्टर है B, जिसको हमने बाई नॉर्मल का नाम देना है। और हर पॉइंट पर ये तीनों वेक्टर पॉइंट के साथ साथ मूव करते जाएंगे और हम इस तरह एक मूविंग फ्रेम बना लेंगे। मूविंग फ्रेम में हम करेंगे क्या, एक्चुअली अगर हमारे पास ये कोई कर्व हो तो मूविंग फ्रेम में हम किसी भी पॉइंट पर कर्व के ऊपर एक टेंजेंट एसोसिएट करेंगे, एक उसका नॉर्मल एसोसिएट करेंगे, और एक एक होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, वो ये होगा, इसे हम ये होगा बाय नॉर्मल। बेसिकली हम इनको लेकर आगे चलेंगे, हमारा ये टारगेट होगा। तो फर्स्ट हम ये कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, सबसे पहले अगर हमारे पास कर्व की यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन गैमा ऑफ एस मौजूद है तो फिर इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट इज द टेंजेंट वेक्टर, और ये यूनिट स्पीड है तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, यानी हमारे पास ये एक वेक्टर में मिल गया टेंजेंट वेक्टर, और ये होगा इस गैमा का डेरिवेटिव, इस गैमा का डेरिवेटिव होगा, ये हमारा टेंजेंट वेक्टर में मिल गया। सिंस इट इज अ यूनिट वेक्टर सो इट्स डेरिवेटिव विल बी, चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो अब इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे, गैमा डेरिवेटिव का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो सबसे फर्स्ट प्रपोजिशन के मुताबिक ये परपेंडिकुलर होगा गैमा डेरिवेटिव के, तो गैमा डेरिवेटिव का नाम तो टेंजेंट है, और ये जो आएगा इसका नाम रखेंगे नॉर्मल, और नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। तो यहाँ हमने एक तो इनिशियली दो वेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा लिए, एक हमने लिया टेंजेंट वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर था, फिर उसके बाद हमने उस टेंजेंट का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर आ गया जो इसके परपेंडिकुलर है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये हमें कंसीडर करनी पड़ेगी वंस अगेन कि हम ये चाह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर जो n है, सॉरी n जो है वो भी यूनिट वेक्टर हो। अगर एक वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो उसके परपेंडिकुलर तो होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो यूनिट वेक्टर भी हो। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे, ऑर्थोगोनलाइज करेंगे, यानी उसको उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर जो हमारे पास आएगा वो यूनिट नॉर्मल होगा, और वो कैसे आएगा, वो आएगा गैमा डबल प्राइम ओवर गैमा डबल प्राइम की मैग्नीट्यूड। सो यहाँ तक हम कहाँ क्या हासिल कर पाए हैं, एक कर्व लिया हमने जो कि यूनिट स्पीड था, और इसके इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ले लिया। टेंजेंट कैसे आया, अगर हमारे पास ये गैमा ऑफ एस है यूनिट स्पीड कर्व, तो ये हमारा होगा गैमा डार्ट ऑफ एस, ये एक हमें वेक्टर मिल गया, और ये यूनिट वेक्टर होगा दैट इज द टेंजेंट वेक्टर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम सेट करेंगे नॉर्मल को, और वो क्या होगा, चूंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो आएगा वो ये होगा, इसको हम नॉर्मल वेक्टर कहेंगे, और वो क्या होगा, वो होगा इसका डबल डेरिवेटिव। लेकिन लेकिन हमने इसका लेना है यूनिट वेक्टर, तो इसको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे।
तो जब इस मैक्सिमम से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा सेकंड वेक्टर बन गया नॉर्मल वेक्टर। हम रेगुलर कर्व कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स के गैमा का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो ना हो और कर्वेचर भी जीरो ना हो, यानी ये प्लेन कर्व नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं हम कि अगर ये यूनिट स्पीड कर्व है तो ये क्या कहलाएगा, ये वैल्यू होगी उसकी कर्वेचर। अगर ये वैल्यू कर्वेचर है तो फिर हम इसको डिफाइन करेंगे ये ऐसे, सेकंड डेरिवेटिव ओवर कर्वेचर इज द नॉर्मल वेक्टर एंड वी हैव टू कंसीडर दैट कर्वेचर इज नॉन जीरो, यानी ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। हम आगे मूव करेंगे इसके, दो वेक्टर आ गए हमारे पास जो दोनों परपेंडिकुलर हैं, और अब n जो हमने हासिल किया वो n यूनिट वेक्टर भी आ गया। तो तीसरा कैसे आएगा, आसान तरीन मेथड, दो परपेंडिकुलर वेक्टर के एक परपेंडिकुलर वेक्टर, तीसरा जो दोनों के परपेंडिकुलर हासिल करने का वो मेथड क्या है, ये तीसरा वेक्टर कैसे आएगा, वो हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। हम डिफाइन करेंगे थर्ड वेक्टर बाय नॉर्मल वेक्टर इज टेंजेंट t क्रॉस n। और अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो ये आएगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इनके दरमियान 90 का एंगल है, तो इस b जो होगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा। इसकी रीजन क्या है, इसकी जरा मैग्नीट्यूड निकालिए, तो ये दोनों यूनिट वेक्टर, इनकी मैग्नीट्यूड 1 आ गई। सो t की मैग्नीट्यूड इनटू n की मैग्नीट्यूड, दोनों यूनिट वेक्टर थे, इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और साइन क्या है इनके दरमियान 90/2, दैट शोज कि ये एक यूनिट वेक्टर आ गया। तो हमारे पास पॉइंट P पर T, N और B तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का एक फ्रेम बन गया, और इस फ्रेम को हम कहते हैं मूविंग फ्रेम ऑन दी कर्व। ये कर्व के साथ साथ T वेरी करता जाएगा, तो ये भी इनकी पोजीशन भी वेरी करती जाएगी और ये आगे मूव करते जाएंगे। तो इसी को दोबारा एक्सप्लेन किया है। सो n इज डिफाइंड एज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस taken as the unit normal, but second derivative magnitude is curvature, so n is gamma double prime over curvature, where we assume our curve to be regular curve and curvature is a non-zero. Curvature is non-zero, that means we exclude straight line out of our discussion because curvature of a straight line is zero. Third vector b is taken as the cross product of tangent and normal, and this happened to be a unit vector. So we obtained three mutually perpendicular vector, tangent, normal and binormal vector, which forms the moving frame on the curve. जो ही हम मूविंग फ्रेम हासिल करेंगे तो यहाँ पर देखें उस मूविंग फ्रेम के साथ साथ हमारे पास तीन प्लेन्स भी आएंगी। वो आएंगी, एक प्लेन होगी ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होगी, वो प्लेन जो स्पैन होगी टेंजेंट और नॉर्मल से। ये ब्लू कलर की ऑस्कुलेटिंग प्लेन है आपके सामने। ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है वो फॉर्म होगी, उसको फॉर्म करने वाले वेक्टर कौन होगा, टेंजेंट और नॉर्मल। So osculating plane is spanned by tangent and normal. The second plane is the normal plane, जो कि पिंक कलर में नजर आ रही है, और जो नॉर्मल प्लेन है, नॉर्मल प्लेन इज spanned by, बेसिक वेक्टर कौन से, उसके बेसिस वेक्टर कौन से हैं, नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल। और जो हमारे पास थर्ड प्लेन हासिल हो रही है, दैट इज द रेक्टिफाइंग प्लेन, जो रेड कलर में है, रेक्टिफाइंग प्लेन। और वो रेक्टिफाइंग प्लेन जो है वो स्पैन हो रही है बाइनॉर्मल और टेंजेंट वेक्टर से, बाइनॉर्मल और टेंजेंट वेक्टर से। तो इसका मतलब जब हम मूविंग फ्रेम को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे और एट द सेम टाइम तीन प्लेन्स होंगी जो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ये तीन प्लेन्स, एक ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन होगी, और इन्हीं की मदद से हम अपने कर्व को मजीद एक्सप्लेन भी करेंगे, स्पेसिफाई भी करेंगे नेक्स्ट पार्ट।